हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 2 क्वेश्चन नंबर 16 to 22। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग अमित अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन इन विच पॉसिबल मार्क्स आर इंटीजर्स बिटवीन 0 and 50 इंक्लूसिव बोथ। यानी कि मेरे पास जो मार्क्स हैं वो 0 से 50 के बीच में है और 0 भी पॉसिबिलिटी है और 50 भी पॉसिबिलिटी है। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 38 एंड एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 32। इफ no two students got the same marks and Amit got the least marks among the 5 students, then the difference between the highest and the lowest possible marks of Amit is। यानी अमित के मैक्सिमम कितने मार्क्स हो सकते हैं, अमित के मिनिमम कितने मार्क्स हो सकते हैं, हमें उनका डिफरेंस निकालना है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो पहली कंडीशन है हमारे पास द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। टोटल मेरे पास 5 स्टूडेंट है। मैं मान लेता हूँ S1, S2, S3, S4 और अमित, ये 5 स्टूडेंट हैं। सच दैट S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस अमित, इनके जो टोटल मार्क्स होंगे वो मेरे पास 38 into 5 यानी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 5 स्टूडेंट्स हो गया मेरे पास 190। यानी इनका जो सम है मार्क्स का वो 190 आना चाहिए। एक कंडीशन और गिवन है, एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 32। तो मैं मान लेता हूँ ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 32 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। इस हिसाब से अमित के जो मार्क्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 190 माइनस S1, S2, S3 और S4 उधर चले जाएंगे। सो माइनस S1 माइनस S2 माइनस S3 और माइनस S4। इनको मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, S1 प्लस S2 प्लस S3, इनको क्लब कर दिया, प्लस S4। इस तरह से ये वो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 32 से ज़्यादा हैं। अब मुझे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन अमित के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, अमित के मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, वो मुझे निकालने हैं। सबसे पहले मैं ए मिनिमम वाली कंडीशन देखता हूं कि अमित के मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं। देखो, अगर मुझे अमित के मिनिमम मार्क्स चाहिए तो 190 माइनस समथिंग है। अगर मुझे ये क्वांटिटी मिनिमम चाहिए तो ये वाली क्वांटिटी मेरे पास मैक्सिमम होनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, मार्क्स 0 से 50 के बीच में हो सकते हैं और 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 32 से ज़्यादा हैं। मुझे ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम चाहिए और मार्क्स जो है वो डिस्टिंक्ट भी होंगे। सो मैं इनको डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट मानूंगा और मैक्सिमम मानूंगा। यानी S1, S2, S3 इनके मार्क्स 32 से ज़्यादा होने चाहिए और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी वो 48, 49 और 50 की होगी। तो एक के मार्क्स मान लिए मैंने 48, एक के मान लिए 49, एक के मान लिए 50। मुझे ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम इनके मान लिए जो 32 ज़्यादा होंगे। अब 32 से ज़्यादा 3 लोगों के हैं, लेकिन 32 या 32 से कम 2 लोगों के होंगे, सच दैट ए विल बी हैविंग मिनिमम मार्क्स। तो यहाँ पे ए अगर मिनिमम होगा तो 3 के तो मैंने ज़्यादा मान लिए और सबके डिस्टिंक्ट मार्क्स हैं और S4 में मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो X4 को मैं मैक्सिमम मार्क कितना मान सकता हूँ, 32। सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन सच दैट 3 स्टूडेंट गॉट मोर देन 32 मार्क्स एंड वी वॉन्ट दिस क्वांटिटी टू बी मिनिमम। इट इज पॉसिबल व्हेन these 3 students got 48, 49 and 50 marks and S4 will get the highest marks possible based on all these conditions। तो 32 possibility है इसके लिए, ठीक है ना। सो इसकी जो वैल्यू आएगी 190 माइनस, इन सबको ऐड कर दूंगा मैं, ये हो गया मेरे पास 8 और 9 17 और 2 19, 1 4 और 5 9 और 8 17 विच इज इक्वल टू 11। यानी कि मिनिमम मार्क्स ए के जो पॉसिबल हो सकते हैं वो हो सकते हैं 11। अब सेम कंडीशन में लगाते हैं ए के मैक्सिमम मार्क्स के लिए। कंडीशन तो सेम ही रहेगी, 190 माइनस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। इन तीनों का तो जो मार्क्स हैं वो 32 से ज़्यादा माने हमने। अब यहाँ पे एक बात सोचो आप, ए के मैक्सिमम मार्क्स मानने हैं हमें। एक कंडीशन और कि सबके डिस्टिंक्ट मार्क्स हैं, एक कंडीशन और कि ए के मिनिमम मार्क्स भी है मेरे पास। ए के मिनिमम मार्क्स कितने होंगे कि सच दैट वो उसके मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल हो। तो ऑब्वियस सी बात है
इन 3 के मार्क्स मैंने 32 से ज़्यादा माने ही है मेरे पास, वो होंगे ही होंगे, और ए के मिनिमम होंगे, और मिनिमम के साथ ए के अपने मैक्सिमम होने चाहिए। मतलब इन 5 में तो वो मिनिमम होने चाहिए, लेकिन जो पॉसिबल केस है ए के मार्क्स की वो मैक्सिमम होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये मार्क्स 32 ज़्यादा माने हैं, ये 32 और ये 31 होगा। ये 31 क्यों होगा? मुझे तो यही केस देखना है ना, ए के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। सो ए के 32 नहीं मान सकता मैं, क्योंकि ए के अगर 32 मानूंगा तो S4 के उससे ज़्यादा मानने पड़ेंगे, क्योंकि ए के मिनिमम मार्क्स है मेरे पास। तो इसके 32 से ज़्यादा मानूंगा तो ऑब्वियसली ये कंडीशन मेरे पास कॉन्ट्राडिक्टरी होगी कि मेरे पास 3 से ज़्यादा स्टूडेंट के फिर मेरे पास 32 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये केस 31 पॉसिबल है या नहीं है, मुझे बस ये चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने सपोज को 31 माना और इसको 32 माना, तो मुझे बस ये चेक करना है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 के मार्क्स वो कितने होंगे। तो यहाँ पे ए मैक्स की वैल्यू 30 मानी, तो मेरे पास S1 प्लस S2 प्लस S3 के जो मार्क्स आ जाएंगे वो मेरे पास आ जाएंगे 190 माइनस 32 माइनस 31, ये कितना हो गया 190 माइनस 63, 7 12 127 18 6 12। ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है ये S1 प्लस S2 प्लस S3 के मार्क्स मेरे पास 127 हो जाएं, यानी कि ये मार्क्स 32 से ऊपर होंगे या नहीं होंगे, बस मुझे ये चेक करना था। अब वो किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं 127, ये आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये कंडीशन हमारी सर्टिफाई हो गई है कि एक से मैक्सिमम मार्क्स 31 हो सकते हैं और एक के जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो 11 होंगे मेरे पास। अब मुझसे पूछा है इनका डिफरेंस कितना होगा, सो मेरे पास 31 विच इज मैक्सिमम मार्क्स माइनस 11 विच इज इक्वल 20। सी ऑप्शन हियर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास जो मैक्सिमम मार्क्स एक जो पॉसिबल है, एक जो मिनिमम मार्क्स पॉसिबल है, उनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो ऑब्वियसली 31 ही हो सकती है, बस चेक करना है कि वो कोई और कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही है। तो हमने निकाल लिया इन तीनों का सम विच इज 127 विच इज क्वाइट पॉसिबल, किसी कॉम्बिनेशन में वो हो सकता है, ठीक है ना। ए मैक्स 32 नहीं हो सकता क्योंकि ए मेरे पास इन 5 में से लीस्ट मार्क्स लेके आ रहा है और 3 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 32 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और मेरे पास जो मिनिमम मार्क्स आएंगे वो 11 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे 31, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 20। सी ऑप्शन हियर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। Mr. Pinto invests 1/5 of his capital at 6%, 1/3 at 10%, and the remaining at 1% each. Rate being simple interest per annum. यानी कि उसने जो टोटल कैपिटल है उसका 1/5 6% से इन्वेस्ट किया, 1/3 10% से इन्वेस्ट किया है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 1% से उसने इन्वेस्ट किया है, और जो तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट पे है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट टू इक्वल और एक्सीड द इनिशियल कैपिटल। यानी कि जो इंटरेस्ट आएगा वो सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू अगर निकालूं तो कितने टाइम में इतना हो जाएगा कि वो कैपिटल के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए। सो मेरे पास एक चीज दिख रही है, मेरे पास 1/5 दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, इसका मतलब 1/5 1/3 मैं निकालूंगा तो 115 के पैरामीटर में आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि टोटल कैपिटल आप मान लो उसकी कि उसके पास 15 के मल्टीपल में, और बेस्ट तरीका होगा उसको आप और मान लो। तो मैं मान लेता हूं उसके पास जो टोटल अमाउंट है लेट से 1500 रुपीज है, क्योंकि 1/5 मुझे दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, दोनों डिवाइड 115 से होना चाहिए, तो 1500 मैंने मान लिया। अब पहला पार्ट कितना हो गया, पहला पार्ट जो हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट होगा 1/5 ऑफ 1500, वो हो गया मेरे पास 300 रुपए। अब 300 रुपए को इन्वेस्ट किया है उसने 6% के हिसाब से, किस परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से। सो 300 रुपीज आर इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 6%, द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर विल बी 18 रुपीज। सेकेंड केस क्या है उसका, 1/3 अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है, 1/3 किया 10% से, 1/3 ऑफ 1500 कितना होगा, ये हो गया मेरे पास 500 रुपीज। वो कितने हिसाब से किया है, 10% के हिसाब से, तो मेरे पास जो इंटरेस्ट आएगा 1 साल का वो आ जाएगा 50 रुपीज। थर्ड पोर्शन कितना होगा, अब 1/5 प्लस 1/3 इसको ऐड करके 1 में से माइनस भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका है आपके पास कि 300 और 500 तो यहाँ पे हो गए, बचा हुआ अमाउंट 700 रुपीज होगा। भाई टोटल 1500 था, 300 और 500 निकाल दिए मैंने, तो बचा कितना हमारा 800, 700 मेरे पास बचा होगा। इस 700 को मैंने इन्वेस्ट किया है 1% के हिसाब से, इसका ब्याज कितना आ जाएगा मेरे पास 7 रुपीज, ठीक है ना। सो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 1 साल में मेरे पास
टोटल इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 18 प्लस 50 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 75। यानी कि मेरे पास एक साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 75 रुपीज आ रहा है। मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने साल में ये जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका जो ओरिजिनल अमाउंट था उसके बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स, एक साल में आ रहा है 75 रुपीज एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। मेरे पास हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 75, इट इज एक्जैक्टली 20। ठीक है ना। सो इन 20 ईयर्स द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड बाय दीज 3 अमाउंट्स विल बी इक्वल टू 1500 रुपीज। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने साल में उसके बराबर या उससे ज्यादा आ जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, चलिए कोइंसिडेंस है, इससे पहले वाला आंसर भी 20 आया और ये भी 20 आया। चलिए नेक्स्ट। लेट fx be a quadratic polynomial in x such that f of x is greater than 0 for all real numbers x, f of 2 is equal to 0 and f of 4 is equal to 6, then f of minus 2 is equal to। पॉलिनोमियल है मेरे पास fx में, तो पॉलिनोमियल में एज्यूम कर लेता हूं। जनरली जो fx हम एज्यूम करेंगे पॉलिनोमियल वो हो जाएगा मेरे पास f of x is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। अब मुझे कंडीशन गिवन है दिस इज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल अगर ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 है। भाई पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन और इक्वल टू 0 का। वन थिंग। सेकेंड थिंग, उसका जो ग्राफ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, उसका जो ग्राफ होगा वो इसको एक पॉइंट पे टच करेगा, वो इसको एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, आपको क्लियर होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह कुछ जाए, यानी कि वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा और जहां पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये मेरे पास y एक्सिस हो गया और ये मेरे पास x एक्सिस हो गया, राइट। अब f of 2 इज इक्वल टू 0 है। f of 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब उसकी वैल्यू फंक्शन की 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 2,0। ठीक है ना, ये 2,0 हो गया है। अब जो कंडीशन और गिवन है वो लिख लेता हूँ। f of 2 0 है, इसका मतलब फंक्शन में x की वैल्यू 2 रखूंगा और मेरे पास 0 आ जाएगी वैल्यू। तो मेरे पास आ जाएगा f of 2 इज इक्वल टू 0, यानी f of 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4a प्लस 2b प्लस c। इसकी वैल्यू गिवन है मुझे 0, कंडीशन नंबर 1। f of 4 की वैल्यू 6 गिवन है, f of 4 की वैल्यू 6 गिवन है, तो f of 4 रख दिया तो मेरे पास x की वैल्यू 4 रख दिया तो 16a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू कितना गिवन है मुझे? 6 गिवन है। f of 2 इज इक्वल टू 0, f of 4 इज इक्वल टू 6। नाउ मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, दैट इज 1, दैट इज 2। व्हाट आई एम डूइंग इज 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 12a प्लस 2b, c से c कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, मेरे पास आ जाएगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 2 से कैंसिल किया तो 3। 6a प्लस b की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है। ठीक है ना, ये मेरे पास एक कंडीशन आ गई। अब एक चीज देखो आप, जो आपके पास f of 2 इज इक्वल टू 0 है और ये मेरे पास एक ग्राफ बन रहा है, पैराबोला ग्राफ है। इसकी खास बात ये होगी कि ये जो आपके पास मिडिल पॉइंट आता है, ये जो इसका टच वाला पॉइंट होता है, जिस पर टच करता है, जो इसका रूट्स होता है, उसके जो दोनों तरफ ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है। ठीक है ना, यानी कि सिमेट्रिक का मतलब ये है अगर मैं एक पॉइंट x का इधर जाऊंगा और x पॉइंट इधर जाऊंगा तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो ये वैल्यू सेम आएगी। अगर मैं 2 पॉइंट इधर गया तो वैल्यू यहाँ पे ये आ रही है, वैल्यू, यानी कि ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है y इज इक्वल टू 2, भाई x की वैल्यू 2 है ना, तो ये y इज इक्वल टू 2 के इधर और इधर सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि f ऑफ 3 पे जो वैल्यू आएगी, यानी एक पॉइंट इधर बढ़ाया 3, तो वही वैल्यू एक पॉइंट इधर कम करने पे आएगी, f ऑफ 1 पे आएगी। ठीक है ना, f ऑफ 1 पे जो वैल्यू आएगी, एक पॉइंट कम किया मैंने तो 1 आ गया, एक पॉइंट बढ़ाया तो 3 आया, तो दोनों पे वैल्यू सेम ही आएगी। तो f ऑफ 1 पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मेरे पास f ऑफ 3 पे आएगी।
2 पॉइंट कम किया, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू आएगी वही एफ ऑफ 4 पे आएगी। 1 पॉइंट और कम करूंगा यानी एफ ऑफ -1 पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू एफ ऑफ 5 पे आएगी। एफ ऑफ -2 पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू एफ ऑफ 6 पे आएगी। जितना आप इधर बढ़ोगे डिस्टेंस, आप उतना ही इधर बढ़ जाओ तो आप देखोगे दोनों की जो है वैल्यू सेम आ रही है। दिस कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आप देखो यहाँ पे गिवन है एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 6, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 6। अब एफ ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ 0 के इक्वल है, भाई ग्राफ इज सिमेट्रिकल, सो एफ ऑफ 4 की जो वैल्यू आएगी वही एफ ऑफ 0 के इक्वल होगी। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू 6 गिवन है, एफ ऑफ 0 के इक्वल भी वही होगी। इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं यहाँ पे तो वो भी वैल्यू 6 के इक्वल हो जाएगी। अब x की वैल्यू 0 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये ना मेरे पास, भाई देखो आप ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। इसमें मैं एफ ऑफ 0 पुट करता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा c। तो c की वैल्यू जो आ जाएगी वो एफ ऑफ 4 के इक्वल आ जाएगी। और एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। इसका मतलब c की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास वो 6 आ गई है। इसका मतलब ये हुआ जो मेरे पास f ऑफ x जो हो जाएगा, a और b की वैल्यू नहीं पता मुझे, पर ये पता है कि f ऑफ x विल बी ax² प्लस bx प्लस 6 होगा। कि मैंने निकाल लिया है कि मेरे पास c की जो वैल्यू आ रही है, c की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है मेरे पास, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, अभी मुझे वैल्यू निकालनी है f ऑफ -2। f ऑफ -2 किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ 6 के इक्वल आ रहा है। f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 6। अगर मैं f ऑफ 6 की वैल्यू निकाल सकता हूं तो वही वैल्यू मेरे पास f ऑफ -2 की भी होगी। तो x की जगह 6 पुट कर देता हूं मैं। जब x की जगह 6 पुट करूंगा तो मेरे पास f ऑफ 6 कितना आएगा, 6 पुट करा दिया तो कितना आ जाएगा, 36a प्लस 6b प्लस 6, यही वैल्यू आएगी ना। x की वैल्यू 6 पुट कर दी है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसमें से 6 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें 6 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 6a प्लस b प्लस 6। इसमें 6 कॉमन ले लिया तो ये बचा। अब यहाँ पे 6a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। 6a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। वो वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। तो 6 × 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18 प्लस 6 20। तो मेरे पास फाइनली f ऑफ 6 की वैल्यू आ गई है 24 एंड f ऑफ 6 इज इक्वल टू f ऑफ -2। इसका मतलब f ऑफ -2 की भी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 24 आएगी एंड सी ऑप्शन हियर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई रिपीट व्हाट आई हैव डन इज fx गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने अज्यूम कर लिया दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इसको टच करेगा। अगर ये ओनली होता ना कि मतलब इक्वल टू 0 नहीं होता तो इसका मतलब वो टच नहीं करता। अगर वो टच नहीं करता तो वो सिर्फ ऐसे जाता, ठीक है ना, टच नहीं कर रहा है वो, मतलब उसका कोई रियल रूट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये टच कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है वो भी मुझे गिवन है। जब फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस पॉइंट पे टच करता है। तो f ऑफ 2 पे 0 हो रहा है तो मैंने मान ली f ऑफ 2 पे 0 हो रहा है तो ये पॉइंट 2,0 होगा। अब जिस पॉइंट पे टच करता है उसके यहाँ पे और यहाँ पे ये ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है पैराबोला में। तो यहाँ पे लाइन खींची तो y इज इक्वल टू 2 हो गया, तो ये इधर और इधर सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब जो वैल्यू इधर आएगी डिस्टेंस पे वही वैल्यू इधर डिस्टेंस पे आएगी। कहने का मतलब ये है जब मैं एक पॉइंट इधर गया तो 3 आई, तो वो एक पॉइंट कम कर दूंगा f ऑफ 1 विल बी f ऑफ 3, सिमिलरली f ऑफ 0 विल बी f ऑफ 4, दो पॉइंट हो गए। तो ऐसे मैं देखा तो मैंने देखा कि f ऑफ -2 जो मुझे निकालना है बेसिकली वो मेरे पास f ऑफ 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की जगह मैं 6 रख दूंगा तो f ऑफ 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास फंक्शन था, तो यहाँ पे f ऑफ 6 रखा मेरे पास, तो मैंने देखा इसकी वैल्यू ये आ गई है। और c की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कंडीशन अप्लाई करी थी f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो c की वैल्यू बची और f 4 के इक्वल कर दी विच इज इक्वल टू 6। तो 6 वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी c की आ गई है। ये सारी कंडीशन मैंने अप्लाई करी है और आई गॉट द आंसर एज 24। तो इफ यू आर हैविंग कमांड ऑन दिस ग्राफ्स of quadratic equations then question is easy. If you don't understand these graphs कि greater than 0 कब होता है, greater than equal to 0 कब होता है, coefficient of x square पे ऐसा डायग्राम कैसे बदलता है, यानी कि ये भी ग्राफ कब होगा और इसमें ये वाला केस है, ये वाला केस कब हो सकता है, फिर इसके अलावा 2 केस और बनेंगे जब ये ग्राफ नीचे ऐसे बनेंगे। तो अगर आप उन पे कमांड है coefficient of x square एंड डिस्क्रिमिनेंट,
दोनों पे कंडीशन बेस होती है और उसके बेसिस पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी 20। चलिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। The length of each side of an equilateral triangle ABC is 3 centimeter. Let D be a point on BC such that the triangle, the area of triangle ADC is half the area of triangle ABD. एक बार डायग्राम बना लेते हैं तभी थोड़ा क्लियर होगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। The length of each side of an equilateral triangle. सबसे पहले हमारे पास equilateral triangle गिवन है, तो सबसे पहले equilateral triangle हम बना लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले equilateral triangle बना लिया। ठीक है, ट्राइंगल का नाम है ABC। ABC मैंने उसको उसका नाम दे दिया है और तीनों की जो साइड है वो 3, 3 और 3 गिवन है। ए बी ए पॉइंट ऑन BC सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो D कहीं पे पॉइंट है, ADC का जो एरिया होगा वो हाफ होगा ABD का, तो इसका मतलब D यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है ना। ये टोटल डिस्टेंस 3 होगी मेरे पास। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ADC का जो एरिया है वो इस वाले एरिया का ABD का हाफ है, तो कहने का मतलब ये है अगर ये एरिया A है तो ये वाला एरिया मेरे पास 2A होगा। क्वेश्चन में हमको AD निकालना, लेंथ ऑफ AD। ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ इस परपेंडिकुलर की जो पॉइंट है लेट से E है और ये डिस्टेंस X है। अब ये परपेंडिकुलर जो होगा, अब सिंस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब यही इसकी मीडियन भी होगी, यही इसका परपेंडिकुलर भी होगा, वही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, यही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। कहने का मतलब है ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये इसका मीडियन भी होगा। इसका मतलब ये है ये जो लाइन है BE की वैल्यू ये इसकी हाफ हो जाएगी 3/2 और EC होगी वो भी मेरे पास 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस X है, तो मेरे पास BD जो होगा, मेरे पास BD जो होगा वो मेरे पास 3/2 प्लस X होगा और मेरे पास CD जो होगा, CD जो होगा वो 3/2 माइनस X होगा। ठीक है, एक कंडीशन आ गई। अब इन दोनों ट्राइंगल में मैं एरिया निकालने का ट्राई करता हूं, और ये जो हाइट है ये तो मेरे पास हाइट है पहली बात। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वही मुझे पता है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स साइड होती है। ठीक है ना, √3/2 टाइम्स साइड। साइड कितनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? 3, तो इसकी जो हाइट निकल के आएगी मेरे पास √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे A है, ये 2A है, तो इनका एरिया कंपेयर कर लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है ना, तो हाफ इंटू पहले A वाले का देखते हैं, बेस कितना होगा इसका, इसका बेस तो CD होगा, CD, और CD की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3/2 माइनस X। हाइट कितनी होगी, हाइट तो दोनों ट्राइंगल के लिए सेम ही होगी भाई, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं ना, और परपेंडिकुलर हाइट दोनों की सेम ही होगी, तो वो H ही मान लेता हूँ। H यहाँ पे 1/2, इसका जो बेस होगा वो 3/2 प्लस X होगा, हाइट दोनों की सेम होगी। अब इसका एरिया A है, इसका एरिया 2A है, तो ये रेशो A/2A विच इज इक्वल टू, A से A कैंसिल हो जाएगा तो 1/। ठीक है, 1/2 खत्म, H से H खत्म, यहाँ से A से A खत्म, 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर 3/2 इंटू 2 3 माइनस 2X विल बी इक्वल टू 3/2 प्लस X। ठीक है ना, ये इधर चला गया, तो 3X इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो X की जो वैल्यू आ गई है वो मेरे पास 1/2। ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। H की वैल्यू आपके पास कितनी है 3√3/2, X की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 3√3/2 ये और X ये दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो मेरे पास ये, तो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना भाई, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट मेरे पास AD की वैल्यू बन जाएगी। सो AE का स्क्वायर, AE इज हाइट, और हाइट का स्क्वायर यानी कि 3
√3/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर रूट विल बी माई आंसर। तो 3√3/2, 9 इंटू थ्री राइट, ये हो गया ना। 3 का स्क्वायर इज 9 और √3 27/4 प्लस 1/4, 28/4, 28/4 इज 7, इसका स्क्वायर रूट 7। ठीक है, तो मेरे पास डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दिखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है, बट ऑब्वियसली आप करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा डायग्राम। बस आपको ये समझ में आना चाहिए एरिया जो ट्राइंगल होगा इन दोनों की हाइट सेम ही होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया √7। इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। 2 ships meet mid ocean and then one ship goes south and another ship goes west। यहाँ पे मिलते हैं, लेट्स से 2 शिप है मेरे पास, 2 शिप है मेरे पास मैं कहता हूँ, और यहाँ पे 2 शिप मिलते हैं और उसके बाद दे गो मिड ओशियन। एंड देन शिप गोज वेस्ट, ओके सॉरी मिड ओशियन मिलते हैं, सपोज यहाँ मिलते हैं, एंड देन वन शिप गोज साउथ, एक शिप यहाँ जा रहा है, एंड अनदर शिप गोज वेस्ट, एक शिप यहाँ पे जा रहा है, वो ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो इसी कुछ स्पीड होगी और इसी कुछ स्पीड होगी, कांस्टेंट है पर सेम है, ये नहीं गिवन है मुझे। 2 hours लेटर दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट, 60 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस करूंगा मैं ये डिस्टेंस की बात करूंगा, और ये डिस्टेंस मुझे रखिए 60 किलोमीटर, दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट। तो ये वाली डिस्टेंस नहीं आएगी, 60 किलोमीटर अपार्ट, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी। इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप्स इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन दी अदर वन, ओके, दोनों की स्पीड में रिलेशन भी है कि अगर ये शिप की स्पीड s है तो इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो s+6 हो जाएगी। और ये भी गिवन है मुझे कि 2 hours लेटर, इसका मतलब ये हुआ अगर इसकी स्पीड s है तो 2 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी ये शिप, 2s, 2 इंटू यानी टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2s। सिमिलरली 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 इंटू s+6, तो स्पीड इंटू टाइम विल गिव मी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। और क्वेश्चन ने पूछा है द स्लोअर शिप की स्पीड, तो s की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो उसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, 2s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x+6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 60 स्क्वायर, यही तो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा s स्क्वायर प्लस, अब s+6 का स्क्वायर ही बचेगा मेरे पास, s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 36 विल बी इक्वल टू 3600। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दिया मैंने तो बचेगा मेरे पास 900। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2s स्क्वायर प्लस 12s, 2 स्क्वायर प्लस 12s प्लस 36 माइनस 900 माइनस का 864 बचेगा। अब मुझे s की वैल्यू निकालनी है, 2 से और कैंसिल कर सकता हूँ मैं इसको, 2 से कैंसिल, 2 स्क्वायर सॉरी s स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो 432 = 0। तो s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये वाली आ गई है, ठीक है ना। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर मेरे पास, s इक्वल टू -b, फैक्टराइजेशन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझ में नहीं आया क्या है, फॉर्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 432 डिवाइडेड बाय 2 -6। अब प्लस यहाँ से माइनस साइन लेने से तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस लूंगा तो टोटल
ओवरऑल स्पीड नेगेटिव आएगी विच इज नॉट पॉसिबल, तो प्लस साइन ही लेना पड़ेगा। तो जो स्पीड का आंसर आएगा प्लस स्क्वायर रूट, ये कितना स्क्वायर रूट होगा। आई यूज कैलकुलेटर फॉर दिस पर्पस, एग्जाम में आपके मिलता है तो फायदा उठाओ उसका, कि आपके पास 432 इंटू 4 इज इक्वल टू 728 प्लस 36 इज इक्वल टू 1764 डिवाइडेड बाय 2 चल ही रहा है मेरे पास, ठीक है ना। अब 1764 का स्क्वायर रूट होता है मेरे को पता है 42 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 42 माइनस 6 36 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18। तो मेरे पास एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18 किलोमीटर, ठीक है ना। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, कल इक्वेशन मैंने सॉल्व करके दिखाई है आपको, आराम से, इतना टाइम लग रहा है। ये s चला तो ये s+6, मतलब सॉरी इसकी स्पीड s तो इसकी s+6 गिवन है मुझे। 2 घंटे में 2s चल लेगा, 2 घंटे में ये चल लेगा, फिर तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है और सॉल्व किया है। भाई फैक्टराइजेशन में टाइम लगता है यहाँ पे, आई डोंट नो बहुत टाइम लगता है, तो इट्स बेटर टू यूज द फॉर्मूला। और यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट वगैरह सबके लिए कैलकुलेटर पे गिवन है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर फॉर s विल बी 18। हमसे स्लोअर शिप पूछा है, अगर फास्टर शिप पूछता मुझसे तो 18 + 6 विल बी 24। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास बी ऑप्शन, s की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 10 की पावर x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 1। तो एक बार पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या रहेगा। x² - 10 की पावर है मेरे पास x² - 3x - 10, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है ना। यानी एक नंबर है, उसके ऊपर कुछ पावर है, उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। मुझे निकालना है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x। तो मुझे देखना है कि वैल्यू किसी की नंबर की पावर में 1 होती है, मतलब किसी नंबर की कोई पावर होती है, तो वैल्यू 1 कब कब आ सकती है। सो इसमें 3 केस बनते हैं आपके पास। पहला केस ये बनता है जब कोई नंबर a है और उसकी पावर जो है वो 0 हो जाए, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 है तो मेरे पास 1 होती है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 होगी तो 0 की पावर 0 विल नॉट बी डिफाइंड, तो इज नॉट इक्वल टू 0, उसके पावर 0 लगा दो ऊपर तो वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। सेकंड केस क्या बनता है मेरे पास, सेकंड केस बनता है कि 1 की कोई भी पावर हो नंबर की, ये मेरे पास 1 होता है। एनी पावर टू दी 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और तीसरा जो केस बनता है मेरे पास वो बनता है -1 की इवन नंबर अगर पावर हो, -1 के ऊपर अगर इवन नंबर पावर हो तो मेरे पास उसकी वैल्यू 1 आती है। और कोई 1 का केस बनता ही नहीं है, 3 केस बनते हैं मेरे पास। पहला केस देखता हूं, फर्स्ट केस जब a की पावर 0, यानी कि ये नंबर मैंने a मान लिया तो ऊपर वाला जो नंबर है ये 0 बन जाए, यानी कि x² - 3x - 10 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0 हो जाए। फैक्टराइजेशन करते हैं इसके, तो x - 5x + 2 इसकी वैल्यू 0 आ गई है, x² माइनस का 3x - 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5 और -2, x की वैल्यू 5 और -2 आ गई है। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा 5 और -2 के लिए ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। भाई a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये तो हमने 0 मान लिया ऊपर वाले को, बट a कैन नॉट बी 0, 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं होती है। तो x की वैल्यू 5 पुट करके देखते हैं क्या ये 0 बन रहा है, नहीं बन रहा। -2 पुट करके बाद देखते हैं तो भी 0 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं बन रही है, तो x की 2 वैल्यूज जो हैं ये सेटिस्फाई करेंगी मुझे कंडीशन। तो पहले केस से मेरे पास आंसर आया 2 केसेस। दूसरा केस लिया मैंने, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास 2 वैल्यूज आई हैं, मैं लिख लेता हूं ऐसे 2 वैल्यूज, आप कंफ्यूज नहीं, ठीक है ना। सेकंड केस लिया 1 की पावर है, यानी कि ये वैल्यू 1 बन जाए, उसकी पावर कुछ भी a बन जाए। ये वैल्यू 1 बनने का मतलब हुआ x² - 10 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ x² इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। लेकिन हमसे इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे, इंटीजर सॉल्यूशन, तो x की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, तो इससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम थर्ड केस पे आते हैं,
थर्ड केस क्या है मेरे पास, -1 की इवन नंबर पावर, यानी कि x² - 10 बिकम्स -1। इसका मतलब ये हुआ x² = 9 और इसका मतलब ये हुआ x = ±3, यानी x की वैल्यू +3 और x की वैल्यू -3। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू +3 के लिए क्या ये इवन नंबर बनता है और x की वैल्यू -3 के लिए क्या ये इवन नंबर बनता है। यानी कि x की वैल्यू +3 रखता हूं तो मेरे पास ये वाला नंबर इवन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो मैंने चेक किया, +3 रखा तो 9 - 9 हाँ इवन बन रहा है, -3 रखा तो ये भी इवन बन रहा है मेरे पास। इसका मतलब ये भी दो सॉल्यूशन देंगे। अगर एक में ही इवन बनता और एक में इवन नहीं बनता तो हम एक ही सॉल्यूशन पिक करते। मुझे ध्यान रखना है -1 की इवन नंबर पावर है वही 1 देगा, -1 की पावर अगर ऑड नंबर आता तो मुझे 1 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये दो केस आ गए मेरे पास। अगेन मेरे पास 2 वैल्यूज जो है, तो फर्स्ट केस से मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, 2 वैल्यूज आई। थर्ड केस से मेरे पास 2 वैल्यूज आई। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 = 2। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन और इंटीजर सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन विल बी 4 विल बी, ठीक है ना। तो ये 3 केस अगर आपके दिमाग में क्लिक कर जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चंस होते हैं, हम लास्ट पे पहुंच गए, ठीक है। कंसीडर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 7, 11 एंड an denote the sum of the first n terms of this progression then the value of, ये निकालना है मुझे, समेशन ऑफ n टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म इज समेशन ऑफ 1 टर्म प्लस समेशन ऑफ 2 टर्म, समेशन ऑफ 3 टर्म्स एंड सो ऑन अप टू n = 25 मुझे निकालना। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, किसी भी एपी के n टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई। यहाँ पे मेरे पास an की वैल्यू कितनी होगी, n/2, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी AP इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे an की वैल्यू कितनी आएगी, an की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n/2। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a इज द फर्स्ट टर्म, मेरे पास हो गया 2 × 3 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, कॉमन डिफरेंस 7 - 3 इज, ठीक है ना। तो यहाँ से पहली बात तो 2 कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा मेरे पास n, 2 कैंसिल किया तो 3 प्लस ये वैल्यू 2 हो जाएगी 2n - 2, ठीक है ना, यही आ रहा है ना, इज इक्वल टू, तो 3 - 2n बचेगा और 2n² प्लस मेरे पास an की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 2n² प्लस, तो समेशन ऑफ n टर्म्स, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा वैल्यू पुट कर दी a की और d की, तो मेरे पास 2n² प्लस n आ गया है मेरे पास। अब मैं an की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा 1/25 समेशन ऑफ n टर्म्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 25, और an की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे 2n² प्लस n, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने हायर मैथमेटिक्स पढ़ी है, 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है, वो एक क्वेश्चन थोड़ा ईजी होगा उनके लिए सॉल्व करना, कि यहाँ पे अब समेशन को है, दोनों का अलग अलग सम निकलता है। पहली चीज कांस्टेंट टर्म बाहर रह जाती है, यानी 2 × समेशन ऑफ n², समेशन ऑफ n² इज इक्वल टू n × n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाता है मेरे पास। अब इसे 2n² का अलग समेशन निकलेगा, n का अलग सम निकलेगा, तो n² यानी 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² एंड सो ऑन। ये मुझे पता है n × n+1 इंटू n+1/6 होता है। समेशन ऑफ n टर्म्स, समेशन 1 + 2 + 3 ++, ये कितना होता है n × n+1 डिवाइडेड बाय, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ से ये कैंसिल कर दिया, तो ये 3 हो गया पहली बात तो, और यहाँ से n × n+1 भी कॉमन ले लिया मैंने, 1 यहाँ से n × n+1 दोनों से कॉमन ले लिया, और n × n+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे
2n+1, या फिर एक काम कर सकते हैं और इजी करने के लिए, भाई n कहाँ से कहाँ जा रहा है, n 1 से 25 जा रहा है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 25, तो आप यहाँ पे 25 वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। तो n की वैल्यू 25 पुट करता हूँ, तो 25 इंटू 26 51 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाय, यानी कि 1/25 तो है ही मेरे पास। अब 25 इंटू 26 में बाहर ले लेता हूँ, 25 इंटू 26 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया, बच गया 17। मेरे पास बचेगा 17 प्लस 25 26 बाहर गया, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो बचेगा मेरे पास 26, तो यहाँ पे बच गया, मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 1/2, तो 35/2 हो गया मेरे पास। 35/2 यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा 13। सो यहाँ पे 35 इंटू 13, तो 350 प्लस 105, 350 प्लस 105 455। यस, सी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट स्मॉल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज समेशन ऑफ एन टर्म्स का। तो यहाँ पे ये चीज़ इसको समझ में आती है। पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उससे आप जाओगे कि इसकी जनरल टर्म कितनी आएगी यहाँ पे, फिर समेशन के अंदर एन की वैल्यू रखोगे, फिर उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि एन स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका समेशन इसके समेशन और इसके समेशन के बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है। समेशन ऑफ एन स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। एन टर्म एन समेशन ऑफ एन इज 1 + 2 + 3 + 4, यानी सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, वो मेरे पास n इंटू n+1/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉमन ले लूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा n की। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू n की पुट की जाती है ना, वो n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n है वो पुट करी जाती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n 25 आ रहा है, तो n की वैल्यू 25 पुट कर दी है मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा सॉल्व किया है इसको, तो फाइनली आई गॉट द आंसर इज 4। यानी कि अब एक्चुअली क्या है 455 अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से देखो तो सम ऑफ एंटम, ये क्वेश्चन पता है क्या चीज़ है, ये चीज़ है, देखो मैं क्या चीज़ है, 1/25 तो बाहर है, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो सम ऑफ वन टर्म कितना आ रहा है 3 प्लस an सम ऑफ टू टर्म यानी 3 + 7 प्लस सम ऑफ थ्री टर्म्स इज 3 + 7 + 11 एंड सो ऑन। तो n की जब मैं 25 वैल्यू रखूंगा, 25 वैल्यू रखूंगा, तो भी मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ और डिवाइड बाय 25 कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 455 आ रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, बट यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल टर्म फर्स्ट, यानी n की टर्म्स में निकालना पड़ेगा, n की टर्म में निकालने के बाद ये वैल्यू पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं मानता हूँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है ये, शुड नॉट बी अटेम्प्टेड इन एग्जाम। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर आपने 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। होप यू लाइक द वे वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।